Good evening, everyone. So, as we were doing the series of static GK, which are very relevant for you for your upcoming examination. Let's say entrance exam specific you are giving. All of these questions are really important. So, patience के साथ सुनो. Every Monday, Friday, patience के साथ सुनो and try to solve the questions. Can come in your examination, right? First question is the concept of doctrine of lapse. यहाँ पे concept समझो. When East India Company came to India, ये इंडिया जब आई थी तो प्योर कमर्शियल कंपनी की तरीके से आई थी, राइट? सर्व किसके करने थे? ब्रिटिश इंटरेस्ट इनिशियली खुद के, फिर बाद में ब्रिटिश इंटरेस्ट. ब्रिटेन में अब आ गया था क्या? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट? प्रोडक्शन बढ़ गया था. नाउ सिंस द प्रोडक्शन वाज ऑन अ हाई, दे वांटेड टू सेल इट टू फॉर मार्केट्स. अब मार्केट में आपका प्रोडक्ट तभी बिकता है जब मार्केट में उस प्रोडक्ट के लिए टेस्ट डेवलप हो गया हो, राइट? टेस्ट डेवलप कराना था. अब टेस्ट कब डेवलप हो सकता था? ओनली वंस ब्रिटिश वर हैविंग सम पॉलिटिकल, राइट? ये करते क्या थे? इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स को ईदर बाय वॉर और थ्रू वेरियस अलायंसेस, साम दाम दंड भेद से बेसिकली काम ये था यहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल बनाना है, राइट? एक तरीका इन्होंने निकाला डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. मतलब इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी. लॉर्ड डलहौजी. और इसमें लॉर्ड डलहौजी ने ये बोला कि अगर आपके पास कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है, यू डोंट हैव अ बायोलॉजिकल सन, देन योर स्टेट वुड फॉल अंडर द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश. मतलब अगर आपके पास कोई लड़का नहीं है जो आपका बायोलॉजिकल बेटा हो, तो आपका जो स्टेट होगा दैट वुड बी गवर्न्ड बाय ब्रिटिश. द रीजन बाय झांसी रानी, झांसी रानी और झांसी, राइट? रानी लक्ष्मीबाई जी. द रीजन बाय रानी लक्ष्मीबाई जी in the 1857 war of independence was introduced by Lord Dalhousie. हमें सीखना है, हर क्वेश्चन से सीखना है. आंसर निकालना मोटिव नहीं है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग दैट यू कैन डू ऑन योरसेल्फ. Just try to understand the concepts through questions, and in every question we are learning a lot of new things. Like it was during Dalhousie only that first railway line of India was laid. First railway line, the year 1853, right? From Bombay by to Thane. इंडिया का पहला पोस्टल सर्विस, फर्स्ट पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया, फर्स्ट पोस्टल सर्विस ऑफ इंडिया was introduced during the tenure of Lord Dalhousie. Thirdly, he is famous for doctrine of lapse. नहीं कर लिया. And fourthly, the Widow Remarriage Act. The widows, they could remarry. The Widow Remarriage Act, which was introduced in the year 1856, was done under his governor generalship, right? So yeah, let us move on to the next question. Read this. What was the immediate reason for the revolt of 1857? Everyone knows that a revolt broke out around Meerut the year 1857, and the revolt actually began from Meerut. And these sepoys went to Delhi. Whom? बहादुर शाह जफर. लीडरशिप मांगने गए थे कि भाई हमने अब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, आप हमको लीड कर दो. ऑल्दो देयर वर मल्टीपल रीजंस. एक रीजन तो आपका रिलीजियस रीजन था कि the Britishers were trying to interfere into the religious activities of Hindu, the two predominant religions back then, right? इसके बाद political reasons थे. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जैसी चीज़ें आ गई थी. सब्सिडरी अलायंस अवध में आ चुका था. फिर अवध जैसे स्टेट्स जो थे वो मिस गवर्नेंस के नाम पे नेक्स कर लिए गए. द ईयर 50 in the year 1856, right? So there were multiple reasons. Even certain zamindars revolted against whom? The Britishers, because of policies like the Permanent Settlement Act. Zamindars like Kunwar Singh or Bihar. So it becomes a very important war. And also the revolt of 1857, although the Britishers termed it as Sepoy Mutiny. मतलब भाई ये तो बस सिपाही लोगों ने विद्रोह कर दिया, बाकी इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोला. बट इट वाज टी सावरकर said that it was India's first war of everything becomes a question है, right? फिलहाल इमीडिएट कॉज क्या था? ग्रीस्ड कार्ट्रिजेस. ऐसा बोला जाता था कि दीज कार्ट्रिजेस जो ये एनफील्ड राइफल यूज कर रहे थे, एनफील्ड राइफल, इस एनफील्ड राइफल में जो कार्ट्रिज यूज है ना, दैट वाज ईदर मेड फ्रॉम बीफ और पोर्क. Now beef was banned for Hindus and pork was banned for Muslims. Immediate reason can be labeled as a religious reason out of which these people revolted. And ultimately B is the answer, right?
You can read all of this by downloading the PDF from the app or the Telegram channel. Who was the Governor General of India during 1850? तो भी इंडिया पे ब्रिटेन की सबसे पावरफुल अथॉरिटी हुआ करती थी, वो 1833 तक बोला जाता था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, राइट? And from 1833, after the Charter Act of 1833, this was named as Governor General of India. The last Governor General of Bengal, जो लास्ट होगा वही पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा, वो कौन था? विलियम बेंटिक्ट। कौन था? विलियम बेंटिक्ट। Why is he famous? He is famous because he abolished सती। सती आप सबको मालूम है ना? He abolished सती and he did so in persuasion of किसने इनको फोर्स किया था? persuasion of Raja Ram Mohan Roy. Raja Ram Mohan Roy, who is also called as the modern man of India. Also called as the modern man of India. He had visited England several times and was sent by the Mughal ruler Akbar II. इनको अकबर II ने इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए। अकबर II was Akbar II. He was the Mughal emperor back then. Mughal emperor back then. It was only Akbar II who gave him the title Raja. His title Raja was given to him by Akbar himself. Now the question is, who was the Governor General of India during 1857 revolt? हाँ ठीक है, अब यहाँ से ये पोस्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहेगी। जब 7 का रिवोल्ट होगा उसके बाद आएगा 1858 का गुड गवर्नेंस एक्ट। गुड गवर्नेंस एक्ट मतलब अभी ब्रिटिश पार्लियामेंट बोलेगी, ब्रिटिश पार्लियामेंट है वो बोलेगी कि जो इंडिया का रूल है, डायरेक्ट रूल टू इंडिया, नाउ विल कम अंडर द क्राउन। क्राउन का जो रिप्रेजेंटेटिव होगा वो क्या कहलाएगा? वाइस रॉय। 1858 से इस पोस्ट का नाम क्या बन गया? वाइस। राइट फ्रॉम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नर वाइस रॉय। तो जो भी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा लास्ट, वही पहला क्या हो जाएगा? वाइस रॉय। आंसर वुड बी कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। लेट अस सी द ऑप्शंस। Who was the Governor General of India during 1857 revolt? Your answer would be Lord, right? चलो, who was the Governor General of India when Sati was abolished? अभी मैंने आपको बताया, it was Lord William Bentinck. यहाँ पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होता तो भी गलत नहीं होता, क्योंकि 1833 में ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज टर्म्ड एट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक बिकम्स योर आंसर। सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन अवध इन द ईयर। आप देखो सब्सिडरी अलायंस क्या था, मैंने अभी आपको बोला ब्रिटिशर्स ने अलग अलग टूल ये इंडिया को अनेक्स करने के लिए। बंगाल दे वन बाय बैटल ऑफ प्लासी एंड देन बैटल ऑफ, अंग्रेजों ने धीरे धीरे लाइक स्लोली एंड स्टेडीली दे वन ओवर इंडिया, राइट? तो दे वन बंगाल विद द बैटल ऑफ प्लासी and then coupled with battle of Buxar, battle of Buxar. The Mysore region where Tatya Tope was there, right? Where this टीपू सुल्तान was there, है ना? हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। तो इसके लिए इन्होंने एंग्लो मैसूर वॉर लड़े, एंग्लो मैसूर वॉर लड़े और जीत गए। 4 हुए थे टोटल। मराठा से उन्होंने एंग्लो मराठा वॉर लड़ा, एंग्लो मराठा वॉर्स, राइट? ये 3 हुए थे। पंजाब को उन्होंने 1845 में कर लिया, अवध को उन्होंने मिस गवर्नेंस पे ले लिया, है ना? ऐसे बहुत सारे उनकी पॉलिसीज हुआ करती थी। अच्छा, 1790 से 1800 तक ब्रिटेन को हमेशा डर लगता था कहीं नेपोलियन इंडिया ना आ जाए, है ना? बिकॉज नेपोलियन वॉज रूलिंग वेयर? फ्रांस एंड ब्रिटेन हैव नेवर लाइक्ड ईच अदर। हिस्ट्री से इनकी लड़ाई चलती आ रही। तो अब इंडिया में उस टाइम पे जो हमारा गवर्नर जनरल था, लाइक द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल द ईयर 1800s, इट वाज वेलेस्ली। व्हाट वेलेस्ली डिड इज, इन्होंने एक सब्सिडरी अलायंस का पॉलिसी बनाया और स्टेट्स को बोला, इंडियन स्टेट्स से उनसे बोला कि साइन कर लो, और इसको साइन करने के बाद तुम्हारा जितना भी डिफेंस होगा, है ना, फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, अगर बाहर से कोई वॉर होता है या कोई परेशान करता है तो दैट ब्रिटेन विल टेक केयर ऑफ, ब्रिटेन विल, और लेट्स से द ईस्ट इंडिया कंपनी विल टेक केयर ऑफ, विल टेक केयर ऑफ। इसके बदले में उनको करना क्या होता था? कुछ पैसे देने पड़ते थे और उसी पैसे से वहाँ पे आर्मी मेंटेन होती थी स्टेट में। समझ पा रहे हो? इन्हीं के पैसे से आर्मी मेंटेन कर दी और उस आर्मी से ही बोल दिया कि ये तो प्रोटेक्शन देगा, खुद का भी कंट्रोल हो गया। और दूसरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आर्मी खुद होती थी, और बाकी ये एक रेजिडेंट नाम का इंसान बैठा देते थे किसी भी ऐसे स्टेट में जहाँ ब्रिटेन का डायरेक्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी का डायरेक्ट रूल नहीं होता था, वहाँ पे ये अपना एक रिप्रेजेंटेटिव बैठाते थे, उसका नाम था रेजिडेंट।
तो ही वॉज वर्किंग अंडर द वाइसरॉय और गवर्नर जनरल, है ना। अभी देखो इंटरनल इंटरफेरेंस भी कर रहे हैं, आर्मी भी है। क्वेश्चन पूछता है अवध पे इन्होंने सब्सिडरी अलायंस कब लगाया। तो सब्सिडरी अलायंस सबसे पहले जिसने एक्सेप्ट किया था वो था हैदराबाद, और इन्होंने अवध पे लगा दिया 1801 में। अवध पे लगा दिया 1801 में। प्लीज अंडरस्टैंड एवरीथिंग इज वेरी रेलिवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। हु इंट्रोड्यूस द सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया? लॉर्ड वेलेस्ली। विच वॉज कॉल्ड एज नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी? देखो बंगाल आर्मी आर्मी क्या थी? जो ब्रिटिशर्स अपने पास आर्मी मेंटेन कर रहे थे वो कहीं बाहर से नहीं आई थी, है ना। ये जो बंगाल आर्मी थी ये मोस्टली 90% 90 to 95% ऑफ इट कंप्राइज्ड ऑफ इंडियंस ओनली। अभी जो ईस्टर्न यूपी और बिहार वाला रीजन है ना, यहाँ से बहुत सारे सिपाहीज इस बंगाल आर्मी में रिक्रूटेड थे। सिपाहीज वर फ्रॉम ईस्टर्न प्लस बिहार। वे वर द रिक्रूट बंगाल आर्मी। ये जो ईस्टर्न यूपी वाला रीजन है इसको मैं अवध भी बोल सकता हूँ, है ना। तो आंसर क्या होगा? अवध। मतलब जो नर्सरी इसको बोल क्या बोल रहा है, विच वॉज कॉल्ड एज नर्सरी ऑफ बंगाल आर्मी। अब बंगाल आर्मी में आने वाले सिपाही ज्यादातर कहाँ से आ रहे हैं? अवध रीजन से। नर्सरी बन गई ना, तैयार होते जा रहे हैं। नर्सरी में आप जाते हो फिर आप जाके स्कूल से निकलते हो। ऐसे ही मतलब ये जो खेप आ रही थी सिपाहीज वर कमिंग फ्रॉम अवध। तो डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्टली फ्रेम फ्रॉम योर क्लास 12th एनसीईआरटी। प्लीज ऐसा नहीं समझेंगे कि इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग रिमेन्स इंपॉर्टेंट एक्सेप्ट फ्रॉम आरटी। was the commissioner of Lucknow during 1857 revolt? तो ऐसी चीज़ें हमें सिर्फ रटनी पड़ती हैं। आंसर है हेनरी लॉरेंस। तो हेनरी लॉरेंस वाज फाइटिंग अगेंस्ट बिजरिस कादिर। जी। अवध। पहले तो 1801 में यहाँ पे क्या आ गया? सब्सिडरी अलायंस, है ना, सब्सिडरी अलायंस। दूसरा, द लास्ट नवाब ऑफ अवध वाज अली, हु वाज सेंट टू एग्जाइल, पॉलिटिकल एग्जाइल, हु वाज सेंट टू एग्जाइल टू कैलकाटा। इनको कैलकाटा फेंक दिया गया था। इसका फेंका गया था 1856 में। फेंका था किसने? फेंका था लॉर्ड डलहौजी ने। फेंका था बिकॉज ही सेड देयर वाज मिस गवर्नेंस इन अवध। He meant to say that Nawab Wajid Ali Shah was very unpopular amongst the people, right? इस रीजन पे फेंक दिया बाहर किसको? वाजिद अली शाह को। अब वाजिद अली शाह के बाद मतलब बेसिकली अवध की गवर्नेंस किसके हाथ में आ गई? ब्रिटिशर्स के। अब वाजिद अली शाह का जो डिसेंडेंट होगा, बायोलॉजिकल सन था, कौन था? बिजलिस कादिर। बिजलिस कादिर ही वाज अ माइनर। ही विद हिज मॉम बेगम हजरत महल, अपनी मम्मी के साथ बेगम हजरत महल जी के साथ लड़ाई लड़ता है किसके खिलाफ? द ब्रिटिशर्स और इंडिया कंपनी। द ईयर 1857 which is also called as the first India's first attempt for independence। अब किसके अगेंस्ट लड़ाई लड़ी थी? वो तो थे हेनरी लॉरेंस। रिमेंबर हेनरी लॉरेंस फ्रॉम वेयर वाज फाइटिंग अगेंस्ट अवध। एंड व्हाई इज ह्यूज रोज फेमस? बिकॉज ही वाज फाइटिंग अगेंस्ट रानी लक्ष्मी बाई जी। समझ में आ रहा है? इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ नेशन वियतनाम। देखिए वियतनाम एक देश है ना। वियतनाम इज अ कंट्री फेमस फॉर इट्स एक्सपोर्ट एंड लॉट ऑफ थिंग्स। बट वियतनाम में भी हम याद रखेंगे वियतनाम की कैपिटल, द कैपिटल ऑफ वियतनाम इज हनोई। वियतनाम द पार्ट ऑफ आसियान कंट्रीज एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट। 10 कंट्रीज आती है, वियतनाम इज वन। अ वेरी पॉपुलर सिटी ऑफ वियतनाम इज हो chi minh। अगर आप वियतनाम का थोड़ा सदर्न वियतनाम देखोगे तो यू विल फाइंड दिस सिटी कॉल्ड हो chi minh। Now Ho Chi Minh was instrumental in the independence struggle of Vietnam. That is why he is also called as the father of Vietnam, right? Reason for the revolt at Jhansi led by Rani Lakshmi Bai. Your reason would be doctrine of lapse. Doctrine of lapse introduced by Lord Dalhousie, right? Lord Dalhousie. Mahatma Gandhi returned back to India from dash the year dash, right? So Mahatma Gandhi was born in Porbandar, Gujarat. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869. Where? At Porbandar. Where is Porbandar? It is in the काठियावाड़ रीजन। काठियावाड़ जिसको आप सौराष्ट्र बोलते हो, काठियावाड़ रीजन ऑफ
गुजरात। गुजरात हैज़ द लॉन्गेस्ट इन इंडिया, स्टेट विद द लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन, राइट। अभी गुजरात देखा होगा, गुजरात कुछ इस तरीके से है ना। गुजरात का जो ये वाला एरिया है दैट इज कॉल्ड एज सौराष्ट्र, इट इज कॉल्ड एज सौराष्ट्र या फिर काठियावाड़, फिर काठियावाड़। और ये जो गुजरात का ये वाला रीजन है दिस इज कॉल्ड एज रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ। तो महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम डैश इन द ईयर डैश। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1893, राइट, ही वेंट टू साउथ अफ्रीका। कि उनके एक बहुत अच्छे फ्रेंड थे दादा अब्दुल्ला नाम के, दादा अब्दुल्ला। उन्होंने इनको साउथ अफ्रीका बुला लिया था, कहाँ से, इंग्लैंड से। वर्क इन इज लॉ फर्म, तो दादा अब्दुल्ला की एक लॉ फर्म थी, में काम करने के लिए उन्होंने बताया था गांधी जी, ठीक है। अभी गांधी जी को इंडिया आने के लिए कौन इनवाइट करेगा, तो इट वाज गोपाल कृष्ण गोखले, वाज आल्सो अ लॉयर, कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले, हु इनवाइटेड गांधी जी टू इंडिया। द रीजन वाई गोपाल कृष्ण गोखले इज आल्सो कॉल्ड एज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी, पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम डैश इन द ईयर डैश, तो ही वाज लिविंग इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल्स हैं, आप मुझे सेक्शन में बताइएगा, है ना। साउथ अफ्रीका में वो जहाँ रह रहे थे उस आश्रम का नाम था फीनिक्स, है ना, फीनिक्स आश्रम। ओके। ही केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका द ईयर 1915, द ईयर 1915 ही केम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका, came back from South Africa in the year 1915. The date was 9th January 1915. The reason why 9th January in India is celebrated as प्रवासीय भारतीय दिवस, तो इस दिन हम जितने भी NRIs हैं इंडिया के, people who are residents, who are non-residents of India, all the citizens of India, celebrate them because these people send us a lot of remittance also. They send us remittance. Remittance क्या होता है, जब हमारे इंडियन जो बाहर से इंडिया में पैसा भेजते हैं उसको रेमिटेंस। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट नंबर ऑफ रेमिटेंस इन द वर्ल्ड, राइट। हमारा ये NRI इंडियन डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा, इंडियंस बाहर रह रहे हैं इंडिया के, दैट इज़ वेरी इंटीग्रल फॉर आर डेवलपमेंट। कैन सी पीपल लाइक कमला हैरिस, कैन सी पीपल लाइक सुनक, है ना, सत्य नडेला हो गए, सुंदर पिचाई हो गया, लॉट ऑफ दिस। तो ठीक है, अभी क्वेश्चन क्या पूछा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी हैं, तो पढ़िए समझिए एंड ट्राई टू लर्न एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड दिस साइड, राइट। महात्मा गांधी वेंट टू अफ्रीका इन द ईयर 1893, है ना, अभी बताया आपको। 9th जनवरी सेलिब्रेटेड एज प्रवासी प्रवासी भारतीय दिवस। लाल बाल पाल रिप्रेजेंट्स कांग्रेस, तो कांग्रेस was formed in the year 1885, राइट। कांग्रेस के डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं। इनिशियली कांग्रेस काम करती थी प्रेयर्स पे, प्रोटेस्ट पे और पेटिशंस पे। इसमें मोस्टली लॉयर्स थे, एलीट ग्रुप था। ये प्रेयर्स में बिलीव करते थे, प्रोटेस्ट में करते थे और पेटिशंस में करते थे। धीरे धीरे कांग्रेस में एक सेगमेंट आया जो कहता था कि नहीं, हमें तो एक्सट्रीम मेथड्स यूज करने चाहिए, लाइक दे वर कंफर्टेबल विद वायलेंट मेजर्स आल्सो, है ना। दे वांटेड इंडिपेंडेंस एट एनी कॉस्ट। अब ये वाला ग्रुप थोड़ा मॉडरेट था, सो दीज पीपल केम टू बी नोन एज मॉडरेट्स, and since these people were a bit extreme, so these people came to be known as extreme. Initially Congress was a single entity, but in the 1900 session of Congress session 1907 का जो कांग्रेस सेशन था, इट प्लेस इन सूरत, प्लेस इन सूरत, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सूरत स्प्लिट। 1907 में moderates and extremists got divided, hence Congress got divided into, was only in the year 1916 the Lucknow session Congress, or Congress got united. So this extremist group also had leaders, moderate reason. तेलांग साहब थे, WC बैनर्जी थे, दादा भाई नारोजी थे, बीकाजी कामा जी थी, लॉट ऑफ एग्जांपल्स आर हियर, गोपाल कृष्ण गोखले वाज देयर, राइट। बट एक्सट्रीमिस्ट में भी कुछ कुछ लीडर्स हुए। सम पॉपुलर लीडर्स वर लाल, पाल एंड पाल। लाल स्टूड फॉर लाला लाजपत राय, पाल स्टूड फॉर बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक,
and Pal stood for Chandrapal. Bipin Chandra Pal. Your Lala Lajpat Rai came from Punjab. Bal Gangadhar Tilak came from Maharashtra. एंड बिपिन चंद्र पाल रिप्रेजेंटेटेड वेस्ट बंगाल. तो ये ना एक तरीके से पूरे इंडिया को ही शो कर रहे हैं ना, पूरे इंडिया के इमोशंस दिखा रहे हैं, कहाँ पंजाब है, कहाँ महाराष्ट्र है, कहाँ पे वेस्ट बंगाल है. तो इनका ट्रायो वाज वेरी पॉपुलर एंड हेंस इट वाज कॉल्ड एज लाल बाल एंड पाल. लाल बाल पाल comprised of Lala Lajpat Rai, Bal Gangadhar Tilak and Bipin Chandra Pal. Please remember the coming from. Sounds very important for your exam. Lal Bal Pal were part of extremists within INC. BHU was founded in the year. अब देखिए why BHU becomes very important. See, एक तो पहले समझ लो BHU was established in the year 1963 and it was established by Madan Mohan Malviya. Was also a very popular lawyer. Malviya, very respected place, respected figure in Lake Banaras, right? अभी मदन मोहन मालवीय जी 1917 में BHU खोल रहे थे. अगर आपको याद हो, महात्मा गांधी had entered India only on 9th January 1915 and since he had done a lot of things in South Africa, he was invited here also where the opening of BHU. इसलिए गांधी जी gave his first public appearance in inauguration of BHU. That time Gandhi ji was not very popular. So it was founded in the year 1916 and is also very popular because it was Gandhi ji's first public appearance in India, first political appearance. So that is that. I tell you once again, in case you are looking to for a full-fledged CPT course, you can install our app or give us a call on the number given in the description. This would include your paper 1, paper 2 and your paper classes. We'll be having regular mock tests, 1, 2 and exhaustive holistic classes. The classes find on. Now we'll meet on Monday. I'm hoping you are continuing this series and I'm expecting that you're learning a lot. In case you are watching this, give us a comment on the section and also please do like the channel or video per se and share as much as you want, as much as you. Thank you so much.